चैप्टर को बहुत टुच्चा सा बना देते। चलो बच्चों ध्यान से देखो, है ना, थोड़ा सा। होपफुली आवाज आज ना चला जाए। नहीं, हाँ मेरे ख्याल से प्रॉपर आ रहा है। हाइड ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, ध्यान से देखना। बस थोड़ा सा फिर आगे बढ़ेंगे। आवाज नहीं था तो इसको थोड़ा रिकॉर्ड कर देते हैं। ओके। तो मैंने कहा था, जब हम लोगों ने केटीजी पढ़ाई करी थी तो वहां पे दो मेन फॉर्मूले आए थे। एक मैंने आप लोगों को सिखाया था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से क्वेश्चन सॉल्व किया था, और एक आया था हमारे पास, अरे वीआरएमएस तो निकाला ही था, नहीं निकाला था, निकाला था ना। और उसके बाद आया था इंटरनल एनर्जी वाला। तो जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो देखो, मैं ना एकदम सारांश लिख देता हूँ इस पूरे चैप्टर का ही। एकदम सारांश खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो बहुत आसान लगेगा। देखो, तो एक तो तुम्हें, यहां लिखता हूं, एक तो तुम्हें नॉलेज होना चाहिए जो हमने केटीजी में पढ़ा था, उससे हम एक उठाएंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, है ना। तो गैसेस का प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर वाला कहानी आपस में रिलेट करके रेशियोज वगैरह देखते हैं और आंसर्स निकालते हैं। दूसरा बच्चा इसमें आया था इंटरनल एनर्जी। फोर्स कहां से भाई? इंटरनल एनर्जी। तो गैस, आइडियल गैसेस का जो इंटरनल एनर्जी होता है वो किससे डिसाइड हुआ था? काइनेटिक एनर्जी ना, पोटेंशियल से नहीं है, याद आ रहा है क्या? तो यहां से हमारे पास इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया था वो आया था F/2 nRT। ठीक है क्या? तो ये तो हम केटीजी वाले से, ये दो पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने पड़ते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि पूरा का पूरा चैप्टर ना बच्चा एक ही कहानी पे है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया तो बाकी सारे टुच्ची बातें हैं। क्या रहेगा मेन? दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो डाई, हाँ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है क्या। अब जैसे हम यहाँ पे ना, थोड़ा मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं कि हम जैसे बच्चों पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में, ठीक है क्या। अरे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस कहने का क्या मतलब है कि एक कंटेनर में गैस को भर दिया। अब उस गैस के पास क्या होगा? कंटेनर में भर रखा है तो सर कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, किसी टेम्परेचर पे होगा, है कि नहीं। अब मैं प्रेशर चेंज करूं तो बाकी वी और टी पे क्या फर्क पड़ेगा? या फिर हो सकता है मैं वी को कांस्टेंट रख के प्रेशर को बढ़ाऊं तो टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा? हो सकता है कि मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट करके टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा तो ऐसे करके कितनी सारी चीजें हो सकती है सर, बहुत कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। अरे मैं ऐसा कर सकता था कि प्रेशर का स्क्वायर कर दूं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दूं, तो बताओ टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसे करके बहुत सारे नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसेस बन सकते हैं, ठीक है क्या। सारी कहानी चलेगी तो ये एक प्रेशर होगा गैस के पास, वॉल्यूम होगा, नंबर ऑफ मोल्स होंगे, और ये क्या हो गया? टेम्परेचर। तो किसी कंटेनर के अंदर एक बार गैस भर दिया तो मान लो ये एन तो कांस्टेंट हो गया, तो सारी कहानी किस पे चलेगी? पी, वी और टी पे। तो हम इसमें से किसी एक को कांस्टेंट करेंगे, दूसरे को चेंज करेंगे, तो तीसरे में क्या फर्क पड़ेगा? समझ गए क्या? एक को कांस्टेंट करा, एक को चेंज करा, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा? तो ऐसे ऐसे करके हम लोग बहुत सारे प्रोसेसेस बनाते हैं जिसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, ठीक है क्या। अब थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में जो हमारे सिलेबस में है वो हम लोग को पढ़ना पड़ता है, टोटल हमारे पास 5 है, ठीक है क्या। अब मैं देखो तुम्हें कैसे दिखाता हूँ कि कहानी कैसे बनेगी। तो पहला जो हम इसमें पढ़ेंगे बच्चा, वो आएगा आइसो कोरिकल, पढ़ा था ना। दूसरा बोलो, आइसो बैरिक, आइसो बैरिक। तीसरा क्या था? आइसो थर्मल, ठीक है क्या। और बोलो, पॉली, पॉलीट्रॉपिक। कौन सा था बच्चा? पॉली, स्पेलिंग देख लेना, शायद हो सकता है गड़बड़ लिखा हो मैंने। और लास्ट वाला कौन सा आ जाएगा? एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है क्या। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, कितने प्रोसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में? सर इनफाइनाइट हो सकते, कोई वो नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अरे जैसे हमने कहा, पी है, वी है और टी है, तीन है ना। मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि मैं प्रेशर का स्क्वायर कर दूं और वी को क्या कर दूं? कांस्टेंट, तो टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सर पड़ेगा ही पड़ेगा, समझ गए ना। मेरा मन करता तो मैं प्रेशर की पावर 4 कर देता और वी को बोलता कांस्टेंट कर रहा हूं, तो बताओ टी की पावर में क्या फर्क पड़ रहा है। तो ऐसे करके अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं ना यार। मेरा मन करता तो मैं कहता कि पी को कर दिया कांस्टेंट
तो अगर वॉल्यूम का स्क्वायर करेंगे तो बताओ टेम्परेचर में क्या फर्क पड़ेगा, कुछ समझ गए क्या? तो ऐसे करके बहुत सारे प्रोसेस बनेंगे, लेकिन हमें कितने पढ़ने होंगे? 5, ठीक है क्या? अब इन पांचों में, अब देखो इन पांचों का यूज कहां पे करना है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच्चा बोलता है कि जैसे मान लो बच्चा कंटेनर में अब गैस अपना भरा हुआ है कि नहीं, और किसी गैस के पास कितनी इंटरनल एनर्जी होती है ये कहां से डिसाइड होता है? जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। ये तो पढ़ चुके हैं ना केटीजी में। तो हम क्या करेंगे, यहां पे ध्यान से देखना बच्चा, हम कहते हैं कि इस गैसेस मॉलिक्यूल्स को हम क्या देंगे? कुछ हीट देंगे। हम देंगे हीट। याद है जब मैंने आप लोग को बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम पढ़ते क्या, फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स और केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंसेस क्या आ रहे थे? यहाँ पे गैस जो होगा वो हमारे लिए काम करता है। हम गैस को हीट देंगे तो गैस क्या करेगा? वर्क। हम गैस को हीट देंगे, गैस क्या करेगा? वर्क। याद आ रहा है क्या? पढ़ा था ना ऐसा करके, पिस्टन वाला। फिर से जैसे हमने रेलवे वाला पढ़ा था, स्टीम इंजन वाला। याद आ रहा है ना? चल, तो हम क्या देंगे बाहर से? अब ये जो हीट होगा, जैसे मान लो इस कंटेनर में बच्चे ऐसे करके गैस मॉलिक्यूल्स भरा हुआ, और ये भाई साहब क्या है? पिस्टन है, ठीक है क्या? ध्यान से देखते चलो। तो जब हम इसको हीट देंगे तो इस गैसेस मॉलिक्यूल्स को क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा ना? तो अब यहां पे दो बातें होंगी। इस गैसेस मॉलिक्यूल के पास ऑलरेडी इंटरनल एनर्जी कुछ ना कुछ तो होगा ही। क्यों? अरे सर, गैस के मॉलिक्यूल रेस्ट पे थोड़ी रहते हो, तो रैंडम मोशन करते रहते हैं, तो यानी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, और काइनेटिक एनर्जी से ही तो इंटरनल एनर्जी डिसाइड होता है। ये पढ़ चुके हैं हम लोग कि गैसेस मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ कौन सा एनर्जी होता है? सर, काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी कैसे हो सकते थे? सर, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी या फिर रोटेशनल वाला। याद आ रहा है क्या? यही दो पढ़ा था ना, ट्रांसलेशन और रोटेशनल वाला काइनेटिक एनर्जी वो कैरी करता है गैस, ठीक। चलो, तो अब जो तुम हीट दोगे ना इसको, वो दो काम में यूज होगा। एक, इसका जो बच्चा इंटरनल एनर्जी होगा, जिसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा यू से हम लिखेंगे, दैट इज इंटरनल एनर्जी। इसका जो इंटरनल एनर्जी होगा वो चेंज होगा। और दूसरा क्या होगा? ये जो गैस होगा बच्चा वो कुछ वर्क करेगा। तो सिंपल भाषा में क्या है? सर, एक कंटेनर में गैस भरा हुआ है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि आप उस कंटेनर को क्या देने वाले हो? हीट देने वाले हो। जब आप उस कंटेनर को हीट दोगे तो क्या होगा? वो जो गैस मॉलिक मतलब गैस कंटेनर के अंदर जो है, वो अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर, अरे पहले से कुछ ना कुछ तो होगा ना यार। जैसे सपोज करो, एक कंटेनर को मैंने हीट करना शुरू कर दिया। कंटेनर अपना ऐसा है कि फिक्स कंटेनर है, तो फिक्स कंटेनर में अगर हम टेम्परेचर देना शुरू कर देंगे तो उसके गैसेस मॉलिक्यूल और तेजी से नहीं भागेंगे। और तेजी से भागेंगे तो क्या होगा? अरे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा उसका। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा मतलब क्या बढ़ गया उसका? इंटरनल एनर्जी बढ़ गया। समझ गए? कॉमन सेंस समझ में आ रहा है? अब मान लो, अब तुम्हें ही समझ में आता है कि सर अगर मान लो कंटेनर के ऊपर में पिस्टन है, पिस्टन समझ रहे हो? जो मूव हो सकता है, तो अगर उसकी एनर्जी जबरदस्त अगर बढ़ गई है तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा ना। अगर प्रेशर बढ़ रहा होगा तो हो सकता है कि सर जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ चले जाए। समझ गए क्या? तो जो गैस, तो पिस्टन को ऊपर कौन किया? सर, गैस नहीं करा। समझ गए क्या? तो दो चीजें होंगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? आपको बस यही समझना है बच्चा, ध्यान से देखते चलो। Q इज इक्वल टू वर्क डन बाय गैस प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। समझ गए क्या? ये Q कौन देगा? सर, हम देंगे। WG क्या है? वर्क डन बाय गैस, गैस जो काम करेगा। समझ गए क्या? और डेल्टा U क्या है? इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस, ठीक है क्या? अब ये डेल्टा U के बारे में बच्चा हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी गैस के पास जो इंटरनल एनर्जी होता है वो कितना होता है। तो तुम बोलोगे सर ये इंटरनल एनर्जी तो हम लोग केटीजी में पढ़कर आए हैं, F/2 nRT। अरे काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही तो आता है बच्चा। समझ गए क्या? तो अब ध्यान से सुनना क्या होगा। ये जो इंटरनल एनर्जी है ना आपको डेल्टा यू, ये डेल्टा यू हम इन पांचों प्रोसेस के लिए देखेंगे कि क्या होगा। कुछ समझ पा रहे हो क्या? एक ये प्रोसेस है। एक देखो, कंटेनर में गैस को भर दिया। अब हम इस ये पांच जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, इस पांचों में हम कुछ पांच कंडीशंस लेंगे। समझ गए क्या? अब इन पांच कंडीशन को लगाने पे इंटरनल एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा इन पांचों प्रोसेस के लिए, वो कैलकुलेट होगा। और इन पांचों प्रोसेस में जो गैस होगा वो कितना काम करेगा, सिर्फ यही पढ़ना है पूरे थर्मोडायनेमिक्स। समझ पा रहे हो क्या क्या मैं कह रहा हूं? ये डेल्टा यू इन पांचों प्रोसेस के लिए पढ़ेंगे, ठीक। और ये डब्ल्यू वर्क डन बाय गैस भी
इन पांचों प्रोसेस के लिए पढ़ेंगे, समझ गए क्या? और दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अरे क्यों, जो सिस्टम में हम लोग हीट देंगे। अरे तीनों में रिलेशन स्टैब्लिश हो गया। तो ये हो गया पहला पार्ट। जो दूसरा पार्ट बच्चा इसमें हम पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है क्या? मोलर हीट कैपेसिटी। अब ये जो देखो, ये जो वर्क डन बाई गैस है, ये किसके लिए निकालना पड़ेगा? आइसोकोरिक में क्या होगा? वर्क डन, गैस ने कितना काम करा। आइसोट्रॉपिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक, एडियाबैटिक। समझ गए क्या? इन तीनों प्रोसेस में गैस ने कितना काम करा, पहले ये निकालेंगे। सॉरी, इन पांचों फिर इन पांचों प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कितना चेंज होगा उस गैस मॉलिक्यूल का, वो भी निकालेंगे। समझ गए क्या? तो ये जो मेरे पास, जो हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं, वो भी तो पांच ठो आएगा। अरे सब में नहीं आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। पर अब पांचों के लिए नहीं पढ़ना होता है। उसके बाद एक आएगा बच्चा मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है क्या? मोलर हीट कैपेसिटी को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि कुछ नहीं होता है, ये सिंपली रेशियो होता है किसका? जो आप ऐसे हीट दे रहे हो ना, डिवाइडेड बाई एन डेल्टा टी। समझ, ऐसे एन डेल्टा टी। डेल्टा टी इज अ चेंज इन टेम्परेचर। तो कहानी क्या है सर? अगर आपको, हमको सिर्फ ये पांच प्रोसेस पढ़ने हैं, वर्क डन बाई गैस, वर्क डन बाई गैस पांचों के लिए निकाल लेंगे, डेल्टा यू पांचों के लिए निकाल लेंगे। तो जब मुझे इन दोनों के बारे में, जब ये दोनों कैलकुलेट करना आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? क्यू निकालना। और जब क्यू आ जाएगा, तो सर मोलर हीट कैपेसिटी। क्योंकि ये क्या है सर, क्यू तो इधर से सीखेंगे ना, पीछे से। स्टेप समझ गए कैसे चलने वाला है? इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स में कुछ नहीं पढ़ना, आसान है। समरी समझ में आ गया क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है, चलो। तो सबसे पहला है हमारे पास, यार कल ही ना पढ़ाए थे यार, इतना बुरा हाल है तुम लोग का। कुछ तो याद नहीं है सब तो। ठीक से बैठ भी, गार्डन बैठ है। ठीक, हटा सीधा बैठ। हाँ जी। तो पहला है हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम बच्चा किसको बोल रहे थे, याद आ रहा है क्या? भूल गए? हाँ जी। जैसे मान लो कोई एक सिस्टम है ए, कोई एक सिस्टम है बी, इसके पास मान लो है 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इसके पास है मान लो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्या पढ़े थे क्या? अब मैंने कहा, मान लो इन दोनों को समहाउ किसी भी कंडक्टिंग वायर से, या वायर ना, यहाँ हम बेसिकली गैस के बारे में पढ़ते हैं। तो मान लो यहाँ पे कोई गैस भरा हुआ है, सिस्टम ए, जिसका टेम्परेचर कितना है बच्चा, 50 डिग्री सेल्सियस। और ये मान लो कोई सिस्टम बी है, जिसमें गैस भरा हुआ है, और यहाँ का टेम्परेचर कितना, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम इसको आपस में ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे तो क्या होगा? हाँ, और ये ध्यान रखना, मैं अगर ऐसा कह रहा हूं कि बाहर सराउंडिंग में कोई हीट लिबरेट नहीं हो रहा है, मतलब बाहर में कोई हीट अगर लिबरेट नहीं हो रहा, मतलब हीट का कोई लॉस हो ही नहीं रहा है। तो अगर हीट का लॉस नहीं हो रहा है तो क्या होगा सर? तो सर थोड़ी देर के बाद, अभी ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। कौन से इक्विलिब्रियम में? थर्मो इक्विलिब्रियम में नहीं है। अभी क्या होगा, जहां टेम्परेचर ज्यादा है और जहां टेम्परेचर कम है, वहां से क्या होने लग पड़ेगा, ज्यादा वाले से कम की तरफ हीट फ्लो करने लग पड़ेगा। और कुछ टाइम बाद ये भी कितने पे हो जाएगा, 40 पे, और ये भी कितने पे हो जाएगा, 40 पे। अब लेकिन कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि दोनों तो बराबर हो गए। समझ गए क्या? इसी को हम क्या कह रहे थे, थर्मल इक्विलिब्रियम, नो हीट फ्लो बिटवीन द सिस्टम। ठीक है क्या? उसके बाद था बच्चा हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये कोई ज्यादा वैसी चीज नहीं है। फिर से वही कहानी, मैंने कहा कोई सिस्टम ए है, कोई सिस्टम बी है, कोई सिस्टम सी है। अगर मैं कह रहा हूं कि ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम इसका मतलब क्या है सर, ना हीट इससे इधर जा रही, ना कोई हीट इससे इधर जा रही है, मतलब दोनों के दोनों सेम टेम्परेचर पे है। उसी तरह ए मान लो सी के साथ, और सी मान लो ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो हम इससे आराम से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पक्का है कि बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ये हो गया जीरोथ लॉ, कोई बड़ी चीज नहीं थी। ठीक है क्या? तो फिर से मैं वापस जा रहा हूं, हमें क्या करना है, बोलो बोलो। वर्क निकालना है किसका, गैस का। कहां पे? सर ये पांच तो प्रोसेस लिखे हो, इन पांचों में देखेंगे। समझ गए क्या? फिर क्या देखेंगे, इंटरनल एनर्जी किसके लिए सर, पांचों को। फायदा क्या होगा, क्यू निकल जाएगा। क्यू से फायदा क्या होगा, मोलर हीट कैपेसिटी निकल जाएगा। समझ गए? यही ट्रेंड बस पकड़े रहना है। अब अंदर चल के बहुत सारे फॉर्मूले बनते जाएंगे, तो उससे हमें टेंशन है नहीं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले वर्क डन बाई गैस। अच्छा, जब हम लोग आइडियल गैस के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने आपसे बताया था कि वहां पे न्यूटन्स के लॉज वैलिड रहेंगे।
तो जब न्यूटन्स के लॉज वैलिड हैं तो वर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है बचपन में, फोर्स इंटू डिस्प्ले एफ डॉट डी एस कॉस थीटा। तो सेम कहानी यहां पर भी है। तो जरा देखो, अगर बच्चा अगर हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाई गैस, तो सिर्फ हम यही देखेंगे ना कि गैस कितना काम कर रहा है। अरे किसी ऑब्जेक्ट पे अगर 10 तरह का फोर्स लग रहा है, तो अगर कोई मुझे मान लो इस चेयर पे अगर 10 तरह का, मतलब तुम भी लगा रहा फोर्स, मैं भी लगा रहा हूं, तुम हम लोग सब मिलके इस पे फोर्स लगाए और सबने फोर्स लगाया और ये 2 मीटर मान लो डिस्प्लेस हो गया, तो पूछा जाएगा बताओ इस चेयर पे टोटल वर्क डन कितना हुआ। तो क्या करेंगे, हम सबका मिला के टोटल फोर्स कितना होगा वो देख लेंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। बट अभी जो वर्क आएगा किसकी वजह से आएगा, मेरी वजह से आएगा कि सबकी वजह से आएगा। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए कि आपकी वजह से केवल वर्क कितना होगा, तो कौन सा फोर्स लेंगे, सिर्फ मेरा वाला फोर्स लेंगे। समझ गए क्या कहानी। तो अगर मान लो इसके अंदर बच्चा अगर कोई गैस मॉलिक्यूल्स ऐसे करके भरे हुए हैं, तो हमें ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आता है कि सर ये जो गैस मॉलिक्यूल होगा वो इस पिस्टन पे क्या लगाएगा बच्चा, प्रेशर लगाएगा। इसको हम क्या कह रहे हैं, प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है क्या। अब इसके ऊपर ये प्रेशर लगा रहा है, हाँ यहां पे एटमॉस्फेयर भी है और ये एटमॉस्फेयर भी अपना प्रेशर लगाएगा। अगर इसके पास, इस पिस्टन के पास अगर कुछ मास होता तो उसका mg भी नीचे लग रहा होता। अगर यहाँ पे कोई स्प्रिंग लगा दे तो ये ऊपर नीचे होगा तो वो भी स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा। अगर कोई आदमी यहाँ बैठा हुआ रहेगा पिस्टन के ऊपर तो उसका mg भी लगेगा। लेकिन हमारा इंटरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ ये निकालने में कि गैस ने कितना काम किया। समझ गए क्या। तो अगर गैस ने कितना काम किया तो मुझे क्या चाहिए होगा कि गैस ने कितना फोर्स लगाया है। समझ गए क्या। तो मान लो मैंने ऐसा कहा कि ये जो पिस्टन है यहाँ पे गैस का प्रेशर लगा, बाकी नहीं लग रहा है। सर लग रहा है लेकिन हो सकता है ये ज्यादा हो। तो मान लो अगर ये पिस्टन कुछ ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हो गया, इस डिस्प्लेसमेंट को मान लो मैंने कह दिया dx, ठीक है क्या। इस डिस्प्लेसमेंट को अगर अपन dx बोले तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ इस गैस जो इस कंटेनर के अंदर भरा हुआ है इसने कितना काम करा, तो तुम बोलोगे मान लो सर इसने कुछ छोटा सा काम करा तो उसको dw लिखोगे। तो dw इज इक्वल टू क्या लिखोगे, फोर्स जो किसने लगाया, गैस ने। समझ गए क्या। इस पिस्टन का एरिया है मान लो बच्चों ए, तो एफ ऑफ गैस इनटू ए कर सकते हैं कि नहीं। ये क्या आ गया, वर्क इज इक्वल टू फोर्स। अच्छा, ये पिस्टन ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन ये है, और जो ये जो फोर्स लग रहा है गैस वाला इसका भी डायरेक्शन किधर है, ऊपर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। समझ गए क्या। तो यहाँ पे हमने लिखा एफ डॉट, ये एक सेकेंड, ये तो अरे मैं गलत लिख रहा हूँ, सॉरी सॉरी, ए नहीं आएगा यहाँ। हाँ फोर्स डॉट, अरे हाँ डिस्प्लेसमेंट कितना लिख दो बच्चा, dx, ठीक है क्या। और फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया इनटू dx। समझ गए क्या। ठीक। और यहां पे लिख देते मान लो cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री कितना होएगा, 1 ही तो होएगा। तो हमारे पास आ गया dw, लिख रहा है ना, dw इज इक्वल टू पी ऑफ गैस और a डॉट dx, ठीक है क्या। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो a डॉट dx है ये एक्चुअल में क्या है, देखो तो, अरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अरे जो पिस्टन का है, और ये dx लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो जो पहले वॉल्यूम था, अब इतना वॉल्यूम का चेंज आया ना, तो हम क्या कह सकते हैं सर, जो छोटा सा वॉल्यूम चेंज हुआ है वो कितना चेंज हुआ है, a डॉट dx। तो जो मुझे यहाँ पे a डॉट dx दिखाई दे रहा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dw बेटा किसका आ रहा है, ये गैस का है, गैस नहीं का। मैंने कहा ना फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा था, क्या कह रहा था, अरे हीट दोगे तो गैस काम करेगा। और समझ में भी यार सर पिस्टन को उसने उठा दिया तो गैस नहीं तो काम किया, तुम थोड़ी पिस्टन के अंदर घुस के हाथ लगा रहे हो, ये गैस ने किया है, ठीक है क्या। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा पी ऑफ गैस डॉट डीवी, हमें यही फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है क्या। अच्छा, तो अब देखो ये तो बच्चा वर्क डन, छोटा सा वर्क डन आया ना। अब मान लो यही पिस्टन बहुत ऊपर तक चला जाता तो क्या इसका वॉल्यूम और ज्यादा चेंज होता, अरे अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाद में और ज्यादा। समझ गए क्या। तो हम इसका जो जनरल फॉर्मूला बनाते हैं वो क्या लिखते हैं कि सर अगर आपको चाहिए टोटल वर्क डन बाय गैस तो आप सिंपली क्या करने वाले हो, बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ गैस डॉट डीवी। समझ गए क्या। और इनिशियल v इनिशियल से v फाइनल तक।
नहीं ठीक, आ गया क्या समझ में? तो हमें तो कल यहां तक किया था मेरे ख्याल से, ठीक। ओके, उसके बाद ये वाला ग्राफ थोड़ा देख लेते हैं ना, पीवी ग्राफ। तो इसमें बड़ी चीज नहीं है, देखो पीवी ग्राफ, जैसे बच्चा, इधर देखो। हाँ, एक मिनट, ये क्या था? हाँ, वर्क डन बाई गैस, ठीक है। तो हमारे पास वर्क डन बाई गैस का जो फॉर्मूला आया है वो आया है इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डीवी, वी इनिशियल से वी फाइनल। अरे तभी तो यहां लगा रखा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक। और हमारा जो प्रीवियस नॉलेज हमने ऐसा पढ़ा है, पहले मैंने आप लोग को पढ़ा है कि जैसे नॉर्मली भी वर्क इज इक्वल टू, जब हम लिखते थे एफ डॉट डी एक्स, तो एफ डॉट डी एक्स, अगर एफ और एक्स के बीच में ग्राफ बनेगा तो उसका एफ और एक्स के बीच का जो ग्राफ का जो एरिया होगा वो किसको देता था? क्या तो यहां पे अगर वर्क डन बाय गैस निकालना है तो किसके बीच का देखना पड़ेगा? प्रेशर और वॉल्यूम, समझ गए क्या? तो अगर मेरे पास ग्राफ हो किसके किसके बीच का, प्रेशर और वॉल्यूम, ये हमेशा रहता है ना? कभी भी आपको दिखाई दे रहा है फिजिक्स में y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कुछ दिस, मान लो a इंटू बी ही अगर लिखा हुआ है, या a डॉट डी बी ऐसे लिखा हुआ है ना? तो अगर कभी अगर तुम्हें दिख रहा है कि सर y इज इक्वल टू a डॉट डी बी इंटीग्रेशन आ रहा है, तो हमेशा बच्चा अगर आप a वर्सेस b का अगर आप ग्राफ बनाओ, तो ए वर्सेस बी का ग्राफ बनाओ, तो इसका जो भी कर्व होगा, इस कर्व के अंदर का जो भी एरिया आप निकालोगे, तो ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमेशा वाई को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है क्या? हमें पूरी फिजिक्स में चलता है। तो यहाँ पे वाई की जगह कौन आ रहा है? वर्क डन बाई गैस। और वो जो दो क्वांटिटी पी और कौन आ रहा है? डीवी। तो पी और वी के बीच का अगर आप ग्राफ बनाओगे, तो जैसे मान लो मैंने ऐसे करके बना दिया, ऐसे, ठीक है क्या? तो अगर मैं कहूं, देखो इधर, देखो एक और बात ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक एक प्रोसेस है, समझ गए? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो ये चलता है ना एक प्रोसेस, पहले कुछ प्रेशर इतना था, वॉल्यूम इतना था, टेम्परेचर इतना था, हम किसी चीज उसमें से किसी एक को पकड़ के कांस्टेंट कर दिए। अब एक को कांस्टेंट करने के बाद बाकी दो और बचे हैं, उन दोनों में से किसी एक में चेंजेस लाएंगे, तो तीसरे में चेंज आएगा ही आएगा। तो क्या एक ही बार में बदल जाएगा कि टाइम लगता है? प्रोसेस है ना बच्चा, ये नहीं समझे? मैंने कहा वॉल्यूम रखा कांस्टेंट, ठीक, कंटेनर फिक्स कर दिया। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो प्रेशर होगा फट से बढ़ जाएगा या टाइम लगेगा? टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा तो अंदर में जो मॉलिक्यूल्स होंगे और तेजी से चलना शुरू होंगे, और जितना तेजी से चलेंगे उतना ज्यादा प्रेशर बनाएगा। तो ये प्रोसेस की तरह चलता है, ठीक है क्या? तो यहां जरा देखना, वापस आते हैं। तो सर P और V के बीच का अगर आप ग्राफ बनाओगे, तो इसके ग्राफ का जो एरिया होगा, इस कर्व का जो एरिया, तो इस कर्व का एरिया कैसे निकालते हैं बच्चों? तो x पैसे करके गिरा दो, ठीक है क्या? ये शुरुआत में मान लो इसको V इनिशियल बोला और इसको क्या बोल दिया? V फाइनल। अब प्रोसेस है तो डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा ना। सर क्यों डायरेक्शन दिखाना? हमने कहा मान लो पहले वॉल्यूम ज्यादा था, हमने मान लो हमको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतना है ना? तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे मान लो मैंने कहा कि हाँ, मान लो मैंने कहा कि आप, मैं टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक, और प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहा हूँ लेकिन प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो जो पिस्टन होगा वो बच्चा जब ऊपर की तरफ ऐसे खुलेगा, तब तो उतना प्रेशर मेंटेन हो पाएगा। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से भागेंगे, तो प्रेशर बढ़ता ना, क्योंकि स्पेस कम है। अब ये अगर पिस्टन थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया तो ज्यादा जगह मिल गया अब उसको टकराने के लिए, तो प्रेशर उतना रह सकता है ना। बातें समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? वॉल्यूम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? चलो, तो मान लो मैंने ऐसा कहा कि कोई, अब देखो ये एक बार में तो ये चीज होगी नहीं कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया फट से पिस्टन ऊपर चला गया। अरे धीरे 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 बढ़ेगा तो वॉल्यूम में चेंज आया। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये रहा प्रेशर, ये रहा वॉल्यूम, और हमें ऐसे करके दिया हुआ है कि प्रेशर वर्सेस वी का ग्राफ दिया हुआ है, और इसमें ऐसे करके कर्व बनाया हुआ है। तो इसके बीच का जो एरिया होगा वही क्या देगा हमें? वर्क डन बाई गैस, पी और वी के बीच का
ग्राफ का जो एरिया होता है वो देता है वर्क डन बाई गैस, ठीक है। अब प्रोसेस है तो आपको दिखाएगा वो कि भाई प्रोसेस चल कैसे रहा है। तो जैसे मान लो अगर आपको दिया है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन दिया है, तो ये डायरेक्शन मुझे क्या बता रहा है, देखो तो जो वॉल्यूम है बच्चा, पहले देखो इधर की तरफ जाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना। तो इधर देखो, तो अगर ऐसा बना दिया है उसका मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब क्या है, जो बच्चा पिस्टनवा था वो ऊपर की तरफ जाएगा तब तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, नहीं समझे। अरे जैसे कंटेनर है, ये रहा बच्चा पिस्टन, अंदर गैस है। अब मैंने कहा कि मान लो आपने यहां से बच्चा हीट करना इसको शुरू करा, तो अगर आप हीट करोगे और ये पिस्टन बच्चा ऊपर की तरफ अगर शिफ्ट हो गया, तो इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। वॉल्यूम बढ़ा तो यहाँ पे प्रेशर कौन लगा रहा था, अरे गैस ही तो लगा रहा था। तो फोर्स भी, गैस का जो फोर्स था वो भी किधर लग रहा है, ऊपर ही लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, ऊपर हो रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल कितने का बन रहा है, 0 डिग्री का। समझे क्या। तो इस केस में जो वर्क आएगा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। आएगा ना। या दूसरी भाषा में आप ऐसे बोलो कि सर यहाँ पे, हाँ, ये जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वर्क डन बाई गैस कैसा होगा, पॉजिटिव। या तो ऐसे बोल दो, वॉल्यूम बढ़ा मतलब वर्क डन पॉजिटिव। या दूसरी भाषा में, यहां से भी तो समझ में आ रहा है कि सर वॉल्यूम तभी बढ़ सकता है जब फोर्स नीचे से लगे, तो फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट डी एस कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 पे कितना होता है 1, तो वर्क कितना आएगा, कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर वही बच्चा ग्राफ हो ऐसा, देखना जरा, ये रहा पी, ये रहा वी, और पीवी के बीच का जो ग्राफ होगा उसका जो, अगर मान लो ऐसे कर्व बना हुआ है, तो इस कर्व का जो एरिया होगा वो क्या देता है, वर्क डन बाई गैस। तो हम एरिया कौन सा वाला देखते हैं, तो सर इस कर्व पे ऐसे करके एक्स एक्सिस पे गिरा दो, समझ गए क्या। तो ये वाला जो एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन बाई गैस को। अब ये थर्मोडायनेमिक तो एक प्रोसेस है ना, तो वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, वॉल्यूम घट भी सकता है। तो मान लो अगर प्रोसेस में आपको डिनोट करके दिखाया है ऐसा, कि पहले ये था वी फाइनल, ये था वी इनिशियल, तो हमें देख के पता चल रहा है ना कि सर पहले वॉल्यूम ज्यादा था, अब वॉल्यूम कम हो रहा है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है। अरे जैसे हमने कहा कि मान लो बच्चा एक कंटेनर है और इसमें ऐसे गैस भरा हुआ है, तो तुम्हें ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि सर जो गैस होगा ना उसका फोर्स इधर लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। और मान लो यहाँ पे एक सांड को बिठा दिए, तो सांड को बिठा दिए जिसने गैस को हरा दिया, तो चांसेस नहीं कि पिस्टन नीचे चला जाए, है कि नहीं। लेकिन जो गैस था वो फोर्स किधर लगा रहा था, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, तो एंगल कितना बना, और कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 डिग्री इज, तो इस केस में वर्क इज इक्वल टू, अगर एफ डॉट डी एस कॉस 180 करते बच्चा, तो वर्क कैसा आता, एक तो ऐसे समझ लो। और अगर पिस्टन नीचे आया तो वॉल्यूम बढ़ा कि घटा, अगर वॉल्यूम घटा तो वर्क डन बाई गैस को क्या बोल दोगे, अब बताओ। ये तो कल पढ़े थे ना बे, आज भी बैंड बजा हुआ है, चलो, खत्म आदमी है तुम। चलो, चल, तो फिर से अब ना आपके दिमाग में ना चैप्टर चलते चलते ये दिमाग में रहना चाहिए, सर हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप सिस्टम में देने वाले हो हीट, जब आप सिस्टम में दोगे हीट तो गैस काम करेगा, और गैस का काम को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्क डन बाई गैस। और वर्क डन बाई गैस कैसे निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डीवी, पी डॉट डीवी, पी डॉट, ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए रे, है ना। और उसके बाद क्या था, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी F/2 एनआरटी, F/2, F/2, हम रटवा ही देते चैप्टर, देखो इधर। तो एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ मासलेस पिस्टन। तो देखो अब ना जैसे कई ऐसे सवाल बनते हैं बच्चा, जैसे देखो वर्क डन बाई गैस का तो हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डीवी वी इनिशियल, अरे चेंज इन वॉल्यूम में जितना रहेगा, वॉल्यूम अगर बढ़ा तो वर्क डन बाई गैस पॉजिटिव, वॉल्यूम अगर घटा तो वर्क डन बाई गैस इज नेगेटिव, ठीक है। पर कई ऐसे सिचुएशंस बच्चे आते हैं कि जहां पे मुझे ये वाला प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से ही वर्क डन बाई गैस को निकाल सकते हैं, एक तरह का जुगाड़, जुगाड़ है समझ लो। पर इसकी कंडीशन क्या है ये ध्यान रखना, ये जुगाड़ लगाने से पहले आपके दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए, क्या ख्याल आना चाहिए, देखते जाओ क्या। जैसे मैंने कहा, ये मान लो बच्चा एक पिस्टन है, अंदर भरा हुआ है गैस, यहां मान लो है एटमॉस्फेयर,
ठीक है। गैस अगर बच्चा अंदर में है तो यहाँ पे जो फोर्स लगाएगा वो कौन लगाएगा? सर गैस लगाएगा। और कौन लगाएगा? बाहर एटमॉस्फेयर है तो एक फोर्स सर कौन लगाएगा? एटमॉस्फेयर लगाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब मैंने कहा कह दिया मान लो ऐसा कि ये एक स्प्रिंग दिया हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको के दिया हुआ है, ठीक है क्या? अब देखो अगर ये पिस्टन बहुत स्लोली, ध्यान रखना, अगर ये पिस्टन, देखो यहां वर्ड लिख रहा हूं बच्चा मैं, ये तभी यूज कर पाओगे, वैसे भी गैसेस में पिस्टन आराम से जाएगा, फट से नहीं जाएगा वो। कभी अगर आप लोगों ने देखा होगा जो हाइड्रोलिक लिफ्ट भी लगा हुआ रहता है वो भी आराम से जाता है ऊपर, देखो क्या? ऐसा नहीं तो कार से फट से इसे ऊपर चल जाओगा वो, गाड़ी भी ऐसे ऐसे करके उठाते हो तो आराम आराम से उठता है। चलो वो अलग चीज हो जाएगा, बट ठीक है। फिलहाल आप ये समझो कि ये पिस्टन अगर बहुत स्लोली, ये प्रोसेस है, साइमल्टेनियसली या रैंडमली, मतलब ऐसा नहीं कि फट इंस्टेंटेनियसली अकर हो जाता है, ये प्रोसेस बोला जा रहा है इसको, रिएक्शन नहीं कहा जा रहा है कि पेट्रोल में माचिस मारे अब भूख से खत्म हो गया। ये एक प्रोसेस है, समझ गए क्या? अगर अच्छी खीर खानी है तो आराम से दूध को बार बार ऐसे चलाते रहना पड़ता है, समझे? उसको नहीं चलाओगे तो छाली जम जाएगा, फिर सारा मलाई ऊपर ही रहेगा तो टेस्ट बढ़िया नहीं आएगा। तो जब तक खीर बन रहा है तब तक तो बहुत टेस्टी बनता है, बनाए हो कभी? पर बस दिक्कत यही होता है कि फिर तुम चम्मच पकड़ के खाने लायक नहीं बन रहे, तो अगर तुम खुद बना रहे हो तो ना, दर्द हो जाता है भाई, आधे घंटे तक 1 घंटे तक ऐसे 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 कर। तो ये प्रोसेस है। तो पिस्टन जो है बच्चा, ये बहुत स्लोली गया है। अगर बहुत स्लोली गया है तो इस पिस्टन का जो एक्सेलरेशन होगा उसको क्या मानेंगे हम लोग? मतलब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा उसको भी क्या मानेंगे? और मान लो मैंने कहा कि बहुत स्लोली ये पिस्टन यहां से उठ के यहां चला गया, ध्यान से देखना, ये पिस्टन, और इसने मान लो बच्चा डिस्प्लेसमेंट कर लिया, लेटेस्टिक एक्स का डिस्प्लेसमेंट करा ऊपर, ठीक है क्या? अच्छा, तो इसका फाइनल वेलोसिटी भी कितना मानेंगे? क्यों? क्योंकि आप बोल रहे थे बहुत स्लोली जा रहे, समझ रहे हो क्या? अब राघव नहीं है कि हम स्लो मोशन कर लेंगे, है ना? तो शुरुआत भी रेस्ट पे और फाइनल भी रेस्ट पे, बढ़िया। तो यहां पे बच्चा अगर हम लोग WET लगाएं, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था? वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस किसको किसको लिखा जाए? वर्क डन बाय गैस प्लस वर्क डन बाय, अरे एटमॉस्फेयर वाला, प्लस वर्क डन बाय, अरे ग्रेविटी भी होगा ना, mg नीचे लग रहा होगा, तो तुमने लिखा वर्क डन बाय, समझे क्या? ग्रेविटी, ये प्लस वर्क डन बाय, अरे स्प्रिंग भी तो है बच्चा, स्प्रिंग फोर्स, सबका वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना ले लेंगे? कहाँ है? ऐसा नहीं आंख बंद करके लगाने लग पड़ना WET भैया, ये तभी चल रहा है जब, रुका हुआ नहीं है भैया, बहुत स्लोली ऊपर गया है, ठीक है? चलो, तो अब इधर देखो, तो अगर और मुझे तो इंटरेस्ट लेकिन किसको निकालने में, वर्क डन बाई, और मैं चाहता हूं कि मुझे इंटीग्रेशन ना लगाना पड़े, मैं चाहता हूं कि बिना इंटीग्रेशन आंसर है, उसलिए ये पढ़ रहे हैं। तो वर्क डन बाई गैस को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, जरा देखो तो, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिख रहा है क्या? प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, कुछ समझे क्या? लिख सकते हैं ना? अब सर फायदा क्या होगा? अब देखो फटफट आंसर लिख देंगे। वर्क डन बाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे लिखेंगे? तो तुम बोलोगे सर FATM इधर लग रहा है, एरिया ये रहा, नहीं, तो FATM इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? PATM इंटू एरिया, कुछ समझे क्या? पक्का नहीं रे? तो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, समझ? पर वो नेगेटिव तो इधर लेकर आ गया है ना बे अब, नहीं समझ में आया? अरे ये लेके आ गए हैं ना, समझ गए क्या? तो इसके लिए लिखते तो क्या लिखते हैं हम लोग, देखो तो, PATM इंटू A इंटू एक्स, दिखा क्या? और इसका लिखते तो क्या लिखते? mg इंटू एक्स। स्प्रिंग का लिखते तो क्या लिखते, देखो तो, ये ऊपर जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स, लग रहा, दिख रहा है क्या? तो स्प्रिंग फोर्स के लिए क्या लिखते थे, याद है? बहुत टफ हो गया। तो अब इन सबको जोड़ के बाहर माइनस लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? और यही सारे के सारे कौन है?
एक्सटर्नल फोर्स, समझ गए क्या? तो यहाँ इंटीग्रेशन नहीं ना यूज किए, तो कई बार बिना इंटीग्रेशन में आंसर निकाल सकते हैं अगर एक्सटर्नल फोर्स हमें दिए हुए हैं। तो समझ गए क्या? सारे एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकाल दो और आगे क्या लगा दो, बस खत्म। तो वर्क डन बाई क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर वर्क डन बाई गैस के लिए तो हमने तो फॉर्मुला पढ़ा इंटीग्रेशन पी डॉट डीवी। मैंने कहा हाँ, पढ़ा तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जुगाड़ लगा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट हो और ये पिस्टन स्लोली ऊपर गया होगा तब। ठीक है क्या?